नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एडी नॉवल बॉय पर। जैसे आप सभी ने हमारी पिछली कहानियों रीबोर्न एम्परर को इतना प्यार दिया, वैसे ही उम्मीद है कि आप इस नई कहानी को भी अपना प्यार देंगे। आज हम लेकर आए हैं एक नई, रोमांचक और शक्ति से भरी कहानी, कैप्सूल एक्स विराज का बदलाव। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कमजोर था, डरपोक था, लेकिन एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। ध्यान रहे, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कैप्सूल एक्स विराज का बदला। विराज को मन ही मन बुरा लग रहा था कि प्राचीन स्वर्गीय भूमि पर उसके दोस्त विपुल के परिवार का नियंत्रण था और अब विराज ने उस भूमि पर बिना विपुल को बताए नियंत्रण हासिल कर लिया था। विपुल के पिता उत्तर सागर के महाराज निघासन रुद्र ने जिस तरह विराज को अपने बेटे की तरह सम्मानित किया था, उससे विराज के मन में विपुल और उसके परिवार को लेकर बेहद सकारात्मकता आ गई थी। इस वजह से विराज पूरी तरह से प्राचीन स्वर्गीय भूमि पर नियंत्रण नहीं लेना चाह रहा था। विराज को लीमू प्रांत जाने के लिए कुछ लोगों को अपने साथ ले जाने की जरूरत थी। वो विपुल, अयान और यश को अपने साथ लेकर जाना चाह रहा था। प्राचीन स्वर्गीय भूमि में जाने की वजह से ही उसका उन तीनों के साथ काफी अच्छा संबंध विकसित हो चुका था। वो विपुल और बाकी लोगों से इस बारे में बात करने की सोचने लगा। विराज सोचने लगा और फिर उसने इनाया से कहा, विपुल उत्तर सागर के रुद्र परिवार से आता है। उसके पास खास किस्म का शरीर भी है जो उसे बहुत शक्तिशाली बनाता है। विराज की बात पर इनाया ने कहा, विपुल, अयान और यश ये तीनों की बहादुर और काफी शक्तिशाली योद्धा है। हम इन तीनों को अपने साथ लीमू प्रांत लेकर चल सकते हैं। विराज ने कहा, हाँ, अयान चंद्रवंशी परिवार का प्रमुख युवा है। उसके पास कमाल की शक्तियां मौजूद है। यश तो सेबर हड्डी के साथ पैदा हुआ था, इस वजह से उसकी प्रतिभा बिरला है। हम इन लोगों की प्रतिभा का लाभ हमारे पूर्वजों की धरोहर को पाने में कर सकते हैं। चंद्रवंशी परिवार, रुद्र परिवार, वंगम परिवार, ये तीनों परिवार ही कलिंजर एम्पायर के शक्तिशाली परिवारों में से एक थे और इन तीनों परिवारों की ही वसु परिवार से कुछ खास नहीं बनती थी। ऐसे में इन तीनों परिवारों के साथ विराज के बनते अच्छे संबंध से विराज खुश था और उनसे अच्छे संबंध बनाने में उत्साहित था। ऐसे में वो उन तीनों से मदद लेने में हिचक नहीं रहा था। विराज ने इनाया से कहा, दी इनाया, आप चलकर तैयार हो जाएं। मैं जाकर उन तीनों से बात करता हूँ। ऐसा कहकर विराज स्वर्ग की रफ्तार से वो से चला गया। विराज के जाने के बाद कुछ समय बाद इनाया ने अपने आप से कहा, विराज सच में बड़ा हो गया है। मुझे अब चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारे परिवार को आगे चलकर कौन नेतृत्व देगा। ऐसा कहकर इनाया अपनी जगह से खड़ी हुई और तेजी के साथ वो से चली गई। 5 दिनों बाद लीमू प्रांत के पास कहीं किसी जगह पर कुछ आकृतियां प्रकट हुई। वो सभी आकृतियां जल्दी ही लीमू प्रांत की सीमा में घुस गई। विराज ने वहां दूर तक चारों ओर देखा तो उसे कोई भी वहां दिखाई नहीं दिया। उसने चारों ओर अपनी नजरें घुमाते हुए कहा, क्या ये निर्जन प्रांत है? यहां तो दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। विराज जिस जगह पर खड़ा था उसने देखा कि वहां चारों ओर दूर दूर तक पर्वत श्रृंखलाओं का ही विस्तार था। एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा और ऐसे ही पहाड़ों का अनंत विस्तार था, मानो वो जगह पहाड़ों का समंदर हो। इसके साथ ही उस जगह पर चारों ओर अजीब सा दबाव सभी लोग अपने ऊपर महसूस कर रहे थे। अयान ने विराज की बात पर अपना सिर हिलाते हुए कहा, देखने में तो ऐसा ही लग रहा है। लीमू प्रांत हमेशा से ही ऐसी जगह रही है जिस पर नियंत्रण या निगरानी रख पाने में कलिंजर एम्पायर हमेशा ही विफल रहा है। यहाँ का वातावरण बारबेरियन वंश के लोगों के हिसाब से ढाला गया है। इस वजह से हमें इस वातावरण के प्रति अनुकूलित होने में थोड़ा समय लगेगा।
ये कहा जाता है कि बारबेरियन वंश के लोग मुख्यतः अपनी एनर्जी की वेब और खून पर निर्भर करते हैं। हर एक बारबेरियन का शरीर बेहद मजबूत होता है। एक बात का खास ध्यान रखना कि अगर तुम्हारी बारबेरियन वंश के किसी सदस्य के साथ लड़ाई हो जाए तो कभी भी आमने सामने की लड़ाई या कुश्ती उनके साथ मत करना। ये सुनते ही यशवंगम ने तुरंत कहा, मेरे गुरु एक बार बारबेरियन वंश के मार्शियल राजा योद्धा के साथ लड़े थे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को कम आंका और बारबेरियन वंश के मार्शियल राजा योद्धा से लगभग पराजित हो गए थे। यश की बात सुनकर विराज और बाकी लोगों की आंखें फैलकर दोगुना हो गई। वो सभी यश के गुरु से अच्छी तरह वाकिफ थे। यश समय समय पर अपने गुरु की बातें बताता रहता था। यश के गुरु स्वर्गीय सेवर जीवनरस अमृत योद्धा थे। एक समय पर उनका नाम पूरे कलिंजर एम्पायर में गूंज उठा था। पुरानी पीढ़ी के लोगों में वो आज भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। ऐसा महान पराक्रमी योद्धा बारबेरियन वंश के मार्शियल राजा के हाथों लगभग हार चुका था। ये जानकर ही उन तीनों के दिलों में अजीब सी तितलियां उड़ने लगी थी। इनाया ने अपना हाथ हवा में उठाते हुए उन सभी की ओर देखकर कहा, बारबेरियन वंश के लोग इतने भी डरावने नहीं होते हैं जितना तुम सभी समझ रहे हो। बिना मार्शियल तकनीक के बारबेरियन वंश के लोग अपने समकक्ष लोगों के सामने टिक नहीं पाएंगे। लीमू प्रांत में वो लोग जो अपनी मार्शियल तकनीक का उपयोग करके एनर्जी की वेब और खून की दीवार बनाने में कामयाब हो जाते हैं, वो सभी जीनियस समझे जाते हैं। सामान्य हालातों में ऐसे जीनियस योद्धाओं से पार पाना आसान नहीं होता। इनाया की बात पर अपनी सहमति दर्शाते हुए अयान ने कहा, इनाया बिल्कुल ठीक कह रही है। भले ही बारबेरियन वंश के लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं, हम भी कुछ कम नहीं हैं। अगर हम अपनी पूरी शक्ति से लड़ते हैं तो हम अपने स्तर के बारबेरियन योद्धा से हारेंगे तो नहीं, इतना तो मैं कह सकता हूं। विराज ने अयान की इस बात कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो अपने चारों ओर देखकर किसी इशारे को समझने की कोशिश करने लगा। उसके पिता ने उसे यहाँ बुलवाया था। ऐसे में उसे पक्का यकीन था कि उसके पिता इंद्रावसु ने यहाँ पर कोई न कोई इशारा अवश्य रख छोड़ा होगा, जिसके सहारे वो उस स्थान पर पहुँच सके जहाँ पर वर्धन परिवार के पुरखों की विरासत रखी गई थी। विराज ने अपना पूरा ध्यान अपने चारों ओर मौजूद पहाड़ियों पर लगा दिया। कुछ देर चारों ओर सभी पहाड़ियों का बारीकी से मुआयना करने के बाद विराज का ध्यान सामने मौजूद एक विशालकाय चट्टानी पहाड़ी पर चला गया। उस पहाड़ी के आधार पर विराज को वर्धन फैमिली का चिन्ह दिखाई दिया। ये देखकर विराज की आंखों में एक चमक दौड़ गई। वर्धन फैमिली का निशान वहां होना कोई सामान्य घटना नहीं थी। वैसे भी जिस तरह से छिपाकर उस निशान को वहां बनाया गया था, उससे विराज को ये समझ आ रहा था कि वो निशान उसके पिता का बनाया गया था। विराज की आत्मा की शक्ति महाप्राण शून्य अवस्था तक पहुंच चुकी थी। साथ ही विराज की पांचों इंद्रियां शानदार ढंग से काम कर रही थी। इस वजह से विराज उस निशान को समझ सका, नहीं तो उस निशान को इस तरह से बनाया गया था कि उसे समझ पाना कठिन पहेली की तरह दुष्कर था। उस पहेली नुमा निशान को देखकर विराज ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, पिता ने सच में निशान छोड़ने में पूरी सावधानी बरती है। ऐसा कहते हुए विराज सभी लोगों के साथ उस विशालकाय चट्टानी पहाड़ी के सामने पहुंच गया। नजदीक पहुंचने पर उस निशान को ध्यान से देखने पर विराज ने उस निशान के पास मौजूद कुछ बड़े पत्थरों को वहां से हटा दिया। उसे एक बड़े पत्थर के नीचे एक धातु का डिब्बा मिला। धातु के उस डिब्बे को हाथ में लेते ही विराज ने महसूस किया कि उस डिब्बे से वर्धन परिवार की आभा निकल रही थी। उस आभा को महसूस कर विराज समझ गया कि वो डिब्बा उसके पिता ने ही वहां रख छोड़ा था, ताकि विराज को सही जगह पहुंचने का मार्ग बता सकें। विराज के हाथों में वो डब्बा देखकर इनाया ने पूछा, तो क्या इसी डिब्बे में आगे के रास्ते की सूचना छिपी है?
अयान, यश और विपुल भी उस डिब्बे को ध्यान से देखने लगे। विराज ने उन सभी के सामने उस डिब्बे को खोल दिया। उस डिब्बे को खोलने पर उस डिब्बे के अंदर एक मैप रखा हुआ था। विराज ने जब उस मैप को बाहर निकालकर उसे खोल लिया तो उस मैप पर अनगिनत पहाड़ और नदियां बनी हुई थी। उस मैप में एक लाल रंग की पहाड़ी थी। उस लाल रंग की पहाड़ी को देखकर एकदम अलग ही तरह का एहसास हो रहा था, मानो कि वो पहाड़ी किसी राजसत्ता का केंद्र हो। उस लाल रंग की पहाड़ी के चारों ओर काले रंग का गोल घेरा खींचा गया था। विराज के साथ साथ जब बाकी लोगों ने उस लाल रंग की पहाड़ी को देखा तो अयान ने बेहद गंभीर स्वर में चौंकते हुए कहा, ये जगह तो काफी खतरनाक है। क्या हमें इस जगह पर जाना है? अयान के चेहरे के उड़ी रंगत और उसके माथे से अचानक से निकलते पसीने को देखकर विराज को थोड़ा घबराहट महसूस हुई और उसने अपने आप को जितना हो सकता था उतना शांत रखते हुए पूछा, क्या इस जगह में कोई समस्या या खतरा छिपा है? विपुल ने विराज की आंखों में देखते हुए तेज आवाज में कहा, खतरा, समस्या? तुम्हें बारबेरियन वंश के बारे में कितनी जानकारी है? बारबेरियन वंश के सदस्य जनजातियों में बंटे हैं। हर बारबेरियन वंश की जनजाति की अपनी पैतृक आत्मा होती है। इस खास विशेषता के कारण ही बारबेरियन लोग अपनी अलग पहचान रखते हैं। उन जनजातियों से उलझना और उनसे जीतना बेहद मुश्किल है। यही कारण है कि बारबेरियन वंश में 100 से ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। विपुल की बात पर अयान ने सहमति दर्शाते हुए कहा, बिल्कुल सही। विपुल, क्या आप जानते हैं कि वो पैतृक आत्माएं कहां से आती है? मतलब उन जनजातियों को वो पैतृक आत्माएं कहां से प्राप्त होती है? अयान की बात सुनकर विपुल और बाकी सभी लोग अयान की बात का मतलब समझ गए। उन्होंने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि बारबेरियन वंश की जनजातियों की पैतृक आत्माएं इसी लाल रंग की पहाड़ी से आती है। ऐसा कहते हुए सभी गंभीर नजरों से अयान की ओर देखने लगे। अयान ने अपना सिर हिलाते हुए गंभीर आवाज में कहा, आप लोगों ने बिल्कुल सही पकड़ा। मैप पर लाल रंग से दिख रहा ये पहाड़ बारबेरियन वंश के लिए एक पवित्र पहाड़ है। इस पहाड़ी में अनगिनत बारबेरियन वंश के योद्धाओं की लाश दबी पड़ी है। बारबेरियन वंश जब भी नई जनजाति विकसित करना चाहता है तो उसके सदस्य इस पवित्र पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं और उस पवित्र पहाड़ी पर पैतृक आत्मा का आवाहन करते हैं। उनकी पुकार सुनकर पैतृक आत्मा वहां खींची चली आती है और इस तरह एक नई जनजाति का उदय बारबेरियन वंश के अंदर हो जाता है। अयान की बात सुनकर विपुल, यश का गला सूखने लगा। उन्हें अच्छे से समझ आ रहा था कि अयान के कहने का क्या मतलब था। उन सभी को समझ आ रहा था कि वो पवित्र पहाड़ी कितनी खतरनाक जगह थी और उस पहाड़ी पर चढ़ने का मतलब क्या था। हालांकि विराज एकदम शांत था। उसके लिए भी ये नई जानकारी थी कि जिस पहाड़ी पर उसके पुरखों की धरोहर छिपी थी वो बारबेरियन वंश के लोगों का पवित्र पहाड़ था जिस पर पैतृक आत्माओं का निवास था। अपने पूर्वजों की धरोहर को पाने का उसका इरादा इतना अटल था कि वो किसी भी चुनौती की वजह से अपनी जगह से हिलने वाला कतई नहीं था। तो क्या विराज और बाकी लोग उस पवित्र पहाड़ी की ओर जाएंगे या फिर विपुल, यश और अयान विराज और इनाया को वो छोड़कर वापस लौट जाएंगे? उस पवित्र पहाड़ी पर विराज के सामने क्या क्या चुनौतियां आने वाली थी? क्या विराज अपने पूर्वजों की धरोहर तक पहुंच सकेगा? यश ने विराज से पूछा, विराज, क्या तुम्हें कुछ गड़बड़ महसूस नहीं हो रही? विराज चौकन्नी निगाहों से वहां हर चीज को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे कुछ भी करके अब उस लाल पहाड़ पर जाना तो था ही, भले ही वह जगह कितनी भी खतरनाक क्यों न हो। जहां तक बात बारबेरियन वंश को समझने की थी तो तलवार मणि लगातार विराज को बारबेरियन वंश और उनकी भूमि के बारे में जानकारी दे रही थी,
इस वजह से विराज की बारबेरियन वंश को लेकर जानकारी अयान, विपुल और यश की तुलना में बिल्कुल भी कम नहीं थी, बल्कि उसे उन लोगों से ज्यादा समझ थी कि बारबेरियन वंश के उस पवित्र पहाड़ का बारबेरियन वंश के लोगों के लिए क्या महत्व था। विराज के पूर्वजों ने अपनी धरोहर को क्यों इतनी खतरनाक जगह रखा, इस बात पर विराज को आश्चर्य नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस समय कलिंजर एम्पायर की शक्तियां वर्धन परिवार की धरोहरों को हड़पने के पीछे पड़ी हो, तो उन्हें किसी खूंखार जगह पर छिपाकर ही उनकी रक्षा संभव हो सकती थी। ऐसे में अगर वर्धन परिवार के पूर्वजों ने अपनी धरोहर को कलिंजर एम्पायर की सबसे खूंखार जगहों में से एक जगह पर छिपा दिया था, तो इसमें विराज को कुछ अजीब नहीं लग रहा था। लीमू प्रांत में पवित्र पर्वत से ज्यादा खतरनाक जगह शायद ही कोई और थी। विराज ने उन सभी की ओर देखकर कहा, इसी वजह से मेरे पिता अपने पूर्वजों की धरोहर को बाहर नहीं निकाल सके और उन्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ी। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। परिस्थितियां मुश्किल तो रहने वाली ही थी, ये तो संस्थान से चलते समय ही मुझे मालूम था। उसी समय इनाया ने सभी से कहा, देखिए, मैं समझती हूं कि इतनी खतरनाक जगह जाकर अपनी जान जोखिम में डालना आपके लिए शायद आसान काम न हो। इसलिए अगर आप लोगों को लगता है कि जगह सच में जरूरत से ज्यादा खतरनाक है, तो आप अभी भी वापस लौट सकते हैं। मैं और विराज ही वहां चले जाएंगे। आप लोगों पर किसी तरह का दबाव नहीं है और आप लोगों के वापस लौटने पर हम बुरा नहीं मानेंगे। इनाया की बात सुनकर यश और बाकी दोनों लोगों को थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने अपने चेहरे को थोड़ा सिकोड़ लिया। हालांकि इनाया ने किसी गलत इरादे से उनसे ये नहीं कहा था। वह तो बस उन तीनों पर किसी भी तरह का दबाव बनाना नहीं चाहती थी, फिर भी उन तीनों को इनाया के शब्द थोड़ा चुभ से गए। अयान ने अपना सिर हिलाते हुए मुस्कान के साथ कहा, इनाया, क्या आप हमें कम नहीं आंक रही? हम सभी मानते हैं कि बारबेरियन वंश का ये पवित्र पहाड़ एक खतरनाक जगह है, लेकिन इतनी भी खतरनाक नहीं है कि हमें मार सके। जितनी हमारी क्षमता है, जब तक बारबेरियन वंश के लोग ही हमारे पीछे हाथ धोकर न पड़ जाएं, हमें नहीं लगता कि हम किसी खतरे में होंगे। इसलिए हमारे वापस लौटने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। अपनी बात कहने के बाद अयान ने ऊपर की ओर देखा। आकाश में गोल्डन पंख मंडरा रहा था और उन सभी की पहरेदारी कर रहा था। गोल्डन पंख को देखकर अयान के मन में थोड़ी जलन उभर आई। राजवंश के परिवार से होने के बावजूद उसके पास ऐसा शानदार दैत्याकार जानवर नहीं था, लेकिन गोल्डन पंख की वजह से अयान और बाकी लोगों का आत्मविश्वास थोड़ा ऊंचा था। उन्हें तसल्ली इस बात की थी कि गोल्डन पंख की वजह से उन्हें दूर से आ रही विपदा के बारे में पहले ही पता चल जाएगा। उसी समय विराज ने अपना सिर उठाकर गोल्डन पंख की ओर देखकर पूछा, गोल्डन पंख, क्या तुम्हें कुछ खतरा महसूस हो रहा है? उस्ताद, अभी तक तो मुझे किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी महसूस नहीं हुई है। गोल्डन पंख की आवाज विराज के दिमाग में गूंज गई। आत्मा के संबंध की वजह से विराज और गोल्डन पंख एक दूसरे के दिमाग से सीधे जुड़े थे। ऐसे में वह दोनों सीधे दिमाग में ही एक दूसरे को संदेश भेज सकते थे। विराज ने कुछ देर सोचकर कहा, अगर कोई भी गड़बड़ महसूस हो तो मुझे तुरंत बताना। खैर, यहाँ से हम सीधे बारबेरियन वंश के पवित्र पहाड़ की ओर जाएंगे। तुम लड़ाई के लिए तैयार रहो। जहाँ तक मेरा अनुमान है, हमारा सामना वहाँ पर बारबेरियन वंश के मार्शियल राजा योद्धा से हो सकता है। ऐसे में उस मार्शियल राजा से लड़ने में हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। विराज की बात सुनकर गोल्डन पंख ने गर्व से विराज के दिमाग में कहा, उस्ताद, आप चिंता न करें। अगर बारबेरियन वंश का मार्शियल सम्राट स्तर का योद्धा भी मेरे सामने आ जाए तो मैं उसके हमले को आसानी से झेल लूंगा। गोल्डन पंख की बात सुनकर विराज को आश्चर्य नहीं हुआ। गोल्डन पंख प्रहलाद प्रजाति के दैत्याकार जानवर में बदल रहा था।
प्रहलाज प्रजाति के जानवर पुनर्जन्म के 6 मार्ग से आने वाले बेहद खूंखार जानवर थे। इसके साथ ही गोल्डन पंख प्रहलाज प्रजाति की 9 अधूरे संसार ज्वाला को पूरी तरह प्राप्त कर चुका था। इस ज्वाला की मदद से गोल्डन पंख मार्शियल राजा को आसानी से निपटा सकता था। साथ ही गोल्डन पंख की शक्ति बारबेरियन वंश के मार्शियल सम्राट स्तर के योद्धा से कम बिल्कुल भी नहीं थी। हालांकि इससे ऊपर के स्तर के योद्धाओं का सामना करने की स्थिति में विराज नहीं था और ऐसे किसी योद्धा का सामना होने पर परिस्थितियां काफी खतरनाक हो सकती थी, यहां तक कि विराज की जान पर भी बन सकती थी। विराज खुद सेकेंड ग्रेड मार्शियल आत्मा योद्धा ही था। ऐसे में अगर वह तलवार मणि की भी मदद ले ले तो भी वह मार्शियल राजा योद्धा को ही संभाल सकता था। उसके साथ आए बाकी लोगों की सामर्थ्य भी सीमित ही थी। इनाया अपने हिम शरीर की मदद से एक सुप्रीम स्तर की योद्धा थी। वहीं अयान, विपुल, यश केवल इन्नेट ग्रांड मास्टर या मार्शियल आत्मा योद्धा को ही संभालने की स्थिति में थे। ये सब समझकर विराज ने कहा, मैं आशा करता हूं कि मेरे पिता यहाँ पूरी तैयारी के साथ आए होंगे, नहीं तो मेरे बहुत सारे संसाधन यहाँ बर्बाद हो जाएंगे। उसी समय गोल्डन पंख जो आकाश में दूर दूर तक खतरे को भांपने में लगा था, वह तेजी से नीचे आया और इंसान शरीर में आकर विराज के सामने खड़ा हो गया। गोल्डन पंख को अपने सामने देखकर विराज ने सभी की ओर देखकर कहा, चलो चलते हैं। सभी लोग तेजी से बारबेरियन वंश के पवित्र पहाड़ की ओर चल पड़े। उन लोगों के जाने के बाद उस जगह पर कुछ काले आदमी वहां आ गए। उन सभी काले आदमियों के शरीरों से भयानक आभा निकल रही थी। उस जगह को गहराई से जांचने के बाद उन सभी लोगों ने अपने चेहरे पर पहने मास्क हटा लिए और एक काले आदमी ने कहा, आत्मा की महक के हिसाब से वो सभी लोग बारबेरियन वंश के पवित्र पहाड़ की ओर जा रहे हैं। ये सुनकर दूसरे काले आदमी ने पूछा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? ये लीमू प्रांत बारबेरियन वंश के नियंत्रण में है। हम पहले ही इस भूमि में घुसकर काफी ज्यादा खतरा मोल ले चुके हैं। ऐसे में अगर हम बारबेरियन वंश के उस पवित्र पहाड़ में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं तो कहीं हम किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाएं। पहले काले आदमी ने गंभीर स्वर में कहा, हमारे मालिक ने हमें आदेश दिया है कि हमें किसी भी हाल में उस लड़के विराज का सिर काट कर लेकर आना है। पता नहीं क्यों, पर मुझे लग रहा है कि ये लड़का विराज दुष्ट वर्धन फैमिली के बचे कुचे चंद लोगों में से एक है। साथ ही मेरे मालिक और इस विराज के बीच काफी कुछ बिगड़ चुका है, जिसे अब ठीक नहीं किया जा सकता। ऐसे में इस लड़के का बड़ा होकर शक्तिशाली बनना हम लोगों के हित में नहीं है। फिर उस काले आदमी ने सभी की ओर देखकर कहा, हमें उसका पीछा हर हाल में करना होगा। तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पुराने प्रमुख ने हमें अपनी छाप दी है। ऐसे में अगर हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस भी गए तो भी हम उस मुसीबत से उस छाप की बदौलत सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे। इस बार हमें किसी भी कीमत पर उस विराज और उसके साथ आए रुद्र परिवार के विपुल चंद्रवंशी परिवार के अयान को मौत के घाट उतारना ही होगा। विराज और बाकी लोग पवित्र पहाड़ तक जाने का आधा रास्ता तय कर चुके थे जब गोल्डन पंख ने उन लोगों को अचानक से कोई खतरा भांपकर रोक दिया। उसकी आंखों से कातिलाना आभा निकलने लगी। गोल्डन पंख का अजीब सा व्यवहार देखकर विराज ने पूछा, गोल्डन पंख क्या हुआ? तुम अचानक से इतने परेशान क्यों हो उठे? उस्ताद, जिस अग्नि बीज को मैंने पीछे रख छोड़ा था उसमें हलचल हो रही है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कोई हमारा पीछा कर रहा है और ये जो भी है वो बारबेरियन वंश से संबंधित नहीं है। गोल्डन पंख की बात सुनकर सभी लोग दंग रह गए। लीमू प्रांत की इस भूमि में बारबेरियन वंश के लोगों के अलावा ऐसा कौन था जो उनका पीछा कर रहा था? विराज ने शांत स्वर से पूछा, तो
तो क्या तुम बता सकते हो कि ये लोग कौन हैं? विराज इस समय लीमू प्रांत में था, इस वजह से वह बहुत ही ज्यादा चौकन्ना था। उसे मालूम था कि एक गलती या किसी चीज को नजरअंदाज करने के भयानक परिणाम हो सकते थे। इसी वजह से विराज ने गोल्डन पंख को कहा था कि वह रास्ते पर चलते हुए अपने अग्निबीज के जरिए अपनी ऊर्जा रास्तों पर छोड़ता चले, ताकि अगर कोई उन लोगों का पीछा करें तो उन लोगों को समय से पहले पता चल जाए और वो अपने बचाव में जरूरी कदम उठा सके। हालांकि विराज को ये जानकर बड़ी हैरानी हो रही थी कि उनका पीछा बारबेरियन वंश के लोग नहीं, कोई और कर रहा था। गोल्डन पंख ने विराज से कहा, उस्ताद, मैं दृश्यों को आपके साथ साझा करता हूँ, तब शायद आप समझ सके। ऐसा कहते ही गोल्डन पंख ने अपने हाथों से विशेष प्रकार की ऊर्जा को पैदा किया और उससे एक अलग ही तरह की ऊर्जा हवा में फैल गई। उस ऊर्जा के प्रभाव से एक क्षण के लिए विराज की आंखों के सामने सब धुंधला धुंधला हो गया और इसके तुरंत बाद विराज को उस जगह से कई 100 किलोमीटर दूर दूर का दिखाई देने लगा। उसने देखा कि 4 काले लोग उनका पीछा करते हुए उन्हीं की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। ये देखते ही विराज के चेहरे के भाव तेजी से बदल गए। खतरे की घंटी उसके दिमाग में बज उठी। उसने उन 4 आदमियों पर पूरी तरह से ध्यान लगाना शुरू कर दिया और फिर उनके कपड़ों का बारीकी से आकलन करने के बाद उसे समझ आ गया कि वो 4 काले लोग किस परिवार से ताल्लुक रखते थे। उसने अपने आप से कहा, वसु परिवार के लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। ये वसु परिवार कभी नहीं सुधरेगा। ऐसा कहकर विराज ने लंबी और गहरी सांस ली और गोल्डन पंख को इशारा किया। इशारा मिलने ही गोल्डन पंख ने अपने उस्ताद के साथ बनाए दृश्यों को साझा करना बंद कर दिया। विराज ने सभी लोगों की ओर देखकर कहा, राजधानी के वसु परिवार के शिकारी दल के हत्यारे हमारा पीछा कर रहे हैं। विराज की बात सुनकर अयान, विपुल और यश के चेहरों की रंगत उड़ गई। उन सभी को घबराहट का हल्का दौरा पड़ गया। विराज ने अपने दोनों हाथों को गुस्से से भींचते हुए कहा, वसु परिवार बारबेरियन लोगों पर झूठा आरोप लगाकर अपना काम सिद्ध करना चाहता है। वसु फैमिली के 4 शिकारी दल के हत्यारे विराज और बाकी लोगों का पीछा कर रहे थे, तो क्या विराज उन 4 हत्यारों से खुद को बचा पाएगा? क्या होगा जब उन शिकारी दल के हत्यारों का सामना विराज और बाकी लोगों से होगा? क्या विराज बारबेरियन वंश के पवित्र पहाड़ तक पहुंच पाएगा? विराज समझ चुका था कि उन लोगों का पीछा वसु परिवार के शिकारी दल के 4 हत्यारे कर रहे थे। विराज ने सभी लोगों की ओर देखकर कहा, वसु परिवार के लोग सोच रहे हैं कि हमें मारकर हमारी मौत का इल्जाम बारबेरियन लोगों पर डाल देंगे। इसलिए उन्होंने अपने शिकारी दल के कुत्ते हमारे पीछे यहाँ तक भेज दिए हैं। यहाँ पर हम लोग कभी भी वसु परिवार के हमले को साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो हम खुद ही चोरी छिपे आए हैं। विराज की बात सुनकर विपुल के शरीर से कातिलाना आभा निकलने लगी और उसने गुस्से से भरकर कहा, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उन शिकारी दल के हत्यारों की हत्या कर देनी चाहिए? ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। उसी समय विराज के दिमाग में एक योजना पनपने लगी और उसने कहा, हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर वसु परिवार बारबेरियन वंश पर इल्जाम लगाने के फेर में हैं, तो फिर क्यों ना हम भी इन वसु परिवार के शिकारी दल के हत्यारों को किसी ओर से मरवा दे। हमें खुद इन्हें मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विराज की बात सुनकर सभी लोगों की आंखें चमक उठी। विपुल ने पूछा, विराज, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम वसु फैमिली के हत्यारों से कहें कि बारबेरियन वंश के शक्तिशाली योद्धाओं से हमारे लिए युद्ध करें? विराज ने कहा, हाँ बिल्कुल। वसु परिवार के हत्यारे वसु परिवार की गुप्त तकनीक के जरिए हम सभी का पीछा कर रहे हैं। उस तकनीक का नाम है आत्मा की महक। इन्होंने अपनी इस तकनीक को शानदार ढंग से छिपा लिया है।
यहाँ पर किसी भी तरह की कोई महक नहीं है। हम सिर्फ इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि इन्होंने आत्मा की महक तकनीक का उपयोग किया है। हालांकि आत्मा की महक तकनीक एक गुप्त तकनीक है, लेकिन इस तकनीक की अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। आत्मा की महक तकनीक ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों तक ही काम करती है। 10 दिनों के बाद ये तकनीक अपना प्रभाव छोड़ देती है। हम में से केवल मैं ही हूं जिसका हाल ही में वसु परिवार के किसी सदस्य से सामना हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि टावर ट्रायल पर जिस समय अर्नव वसु आया था, उस समय उसने आत्मा की महक मेरे ऊपर छोड़ दी होगी। यानी आत्मा की महक को छोड़े 7 या 8 दिन पहले ही हो चुके हैं। विराज की बात सुनकर यश ने वसु परिवार को धिक्कारते हुए कहा, ये वसु परिवार के लोग कितने घिनौने हैं। इनाया, जो अभी तक शांत खड़ी होकर विराज की बातें सुनी जा रही थी, उसने कहा, विराज, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी तरकीब है जिससे हम इस आत्मा की महक से छुटकारा पा सकते हैं? विराज ने अपना सिर हिलाते हुए हाँ में इशारा किया। उसकी आंखों में एक चमक उभर गई। उसने उस दिशा की ओर नफरत भरी नजरों से देखा जहां से वसु परिवार के शिकारी दल के हत्यारे आ रहे थे। विराज ने कहा, मैं गुप्त तकनीक आत्मज्ञान की महक को जानता हूं। ये तकनीक आत्मा की महक की आभा का विस्तार बढ़ाकर कई गुना कर देती है। भले ही आत्मा की महक तकनीक वसु परिवार की गुप्त तकनीक है, लेकिन ये तकनीक वास्तव में वसु परिवार ने ईजाद नहीं की थी। आत्मा की महक तकनीक पाताल भूत वंश से आई थी, जो कि भूत वंश की ही एक शाखा थी। पाताल भूत वंश के लोगों का काम पीछा करना और हत्याएं करना था। इस वजह से उन्होंने इस तकनीक का इजाद किया था और वो इस तकनीक का उपयोग लोगों का पीछा करने में खूब किया करते थे। आत्मा की महक तकनीक पाताल भूत वंश की इतनी ज्यादा गुप्त तकनीक थी कि भूत वंश के लोगों के पास भी ये तकनीक नहीं थी। विराज को ये सभी जानकारी तलवार मणि से मिल रही थी। तलवार मणि के मालिक एक मार्शियल तलवार पूर्वज थे, जिन्होंने पाताल भूत वंश के कुछ योद्धाओं को मार गिराया था। इस वजह से उन्हें इस गुप्त तकनीक की जानकारी थी, जिसका ज्ञान भी उन्होंने अपनी तलवार मणि में रख छोड़ा था, जो तलवार मणि इस समय विराज के दिल में मौजूद थी। तलवार पूर्वज ने जब आत्मा की महक तकनीक में महारत हासिल कर ली तो उन्होंने आत्मा ज्ञान की महक को ईजाद किया। इस आत्मा ज्ञान की महक से आत्मा की महक को बाधित किया जा सकता था। हालांकि मार्शल तलवार पूर्वज को अपनी जिंदगी में आत्मा ज्ञान की महक तकनीक का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस वजह से ये गुप्त तकनीक बिना उपयोग के ऐसे ही लंबे समय तक पड़ी रही। हालांकि अब ये तकनीक वसु परिवार के हत्यारों को सबक सिखाने के लिए सबसे कारगर तकनीक के रूप में काम आने वाली थी। विराज की बात सुनकर इनाया और बाकी लोगों के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। विराज ने कहा, मैं आत्मा ज्ञान की महक तकनीक का उपयोग करके वसु परिवार के शिकारी दल के हत्यारों को बारबेरियन वंश के पवित्र पहाड़ की ओर का रास्ता दिखा दूंगा। हम लोग शिकारी दल के पीछे रहेंगे। इस तरह शिकारी दल के लोग हमारे लिए आगे का रास्ता खाली करते चलेंगे। ऐसा कहते ही विराज ने अपनी कलाई को हल्का झटका दिया और अग्निदेव वैधी की पेंटिंग उसके हाथों में आ गई। विराज ने तलवार सार उस पेंटिंग से होकर गुजार दी। ऐसा करते ही हवा में एक आभासी दरवाजा खुल गया। उस आभासी दरवाजे को देखकर इनाया बिना किसी हिचकिचाहट के उस आभासी दरवाजे के अंदर घुस गई। अयान और बाकी दोनों भी इनाया के पीछे पीछे उस आभासी दरवाजे में घुस गए। इसके बाद विराज ने गोल्डन पंख की ओर देखा और कहा, गोल्डन पंख, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मैं हवा में एक वस्तु फेंक रहा हूं जिस पर मैंने आत्मा ज्ञान की महक तकनीक से अपनी आत्मा की महक को छोड़ दिया है। तुम्हें मेरी उस वस्तु को बारबेरियन वंश के पवित्र पहाड़ पर गिरा देना है। विराज की बात सुनकर गोल्डन पंख ने कहा,
उस्ताद, आप चिंता न करें, मैं आपकी वस्तु को एकदम सही ठिकाने पर गिरा दूंगा। गोल्डन पंख की बात सुनने के बाद विराज अपने आसपास देखने लगा। उसे पास में ही एक छोटा पत्थर पड़ा हुआ दिखा। उसने उस पत्थर के पास जाकर उस पत्थर को अपने हाथों में उठा लिया। इसके बाद तलवार मणि से मिली जानकारी की बदौलत आत्मा ज्ञान की महक तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में विराज के शरीर से एक हल्की और जिस्मानी महक की आध्यात्मिक ऊर्जा निकलकर उस पत्थर में समाने लगी जिसे विराज ने अपने हाथों में पकड़ रखा था। जिस्मानी महक की आध्यात्मिक ऊर्जा के उस पत्थर में समाते ही वो पत्थर कांपने लगा और उस पत्थर से जिस्मानी महक निकलने लगी। ये देखकर विराज के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। उसने उस पत्थर को हवा में गोल्डन पंख की ओर फेंक दिया। गोल्डन पंख ने उस पत्थर को हवा में ही पकड़ लिया। उसके बाद विराज ने वही आसपास एक गुप्त जगह ढूंढ ली और अग्निदेवी वैधी की पेंटिंग उस गुप्त जगह पर रख दी। ऐसा करने के बाद विराज भी उस आभासी दरवाजे के अंदर चला गया। विराज के उस आभासी दरवाजे के अंदर जाते ही वह आभासी दरवाजा गायब हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के गोल्डन पंख ने उस पत्थर को पकड़कर बारबेरियन वंश के पवित्र पहाड़ की ओर उड़ान भर ली। उस जगह से करीब 100 किलोमीटर दूर वसु परिवार के हत्यारे अचानक से रुक गए। वो सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वह सभी काफी गंभीर मुद्रा में थे। उन्हीं 4 हत्यारों में से एक काला हत्यारा बोला, इन बच्चों को पता चल चुका है कि हम उनका पीछा कर रहे हैं। उस काले आदमी की बात काटते हुए दूसरा काला आदमी बोला, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमने आत्मा की महक को जबरदस्त ढंग से छिपा लिया है। इसके साथ ही वसु परिवार के अलावा आत्मा की महक तकनीक के बारे में किसी को भी नहीं पता। ऐसे में उन बच्चों को इस तकनीक के बारे किसी भी हाल में पता नहीं लग सकता। उस काले आदमी की बात पर पहले काले आदमी ने कहा, तो फिर तुम बताओ कि ये बच्चे अचानक से पागल क्यों हो उठे हैं। वो काला आदमी ये महसूस कर पा रहा था कि आत्मा की महक जिसका पीछा करते हुए वो आगे बढ़ते जा रहे थे, अचानक से काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़े जा रही थी। उसकी उस असामान्य चाल को महसूस कर उस काले आदमी के अंदर संशय के काले बादलों ने डेरा डाल लिया था। आत्मा की महक की गति जरूरत से ज्यादा तेज थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह लोग सामान्य ढंग से यात्रा नहीं कर रहे थे। उस काले आदमी ने कहा, अभी तक हमें यहाँ पर कोई भी बारबेरियन वंश का सदस्य नहीं दिखा है। ऐसे में इस बात की संभावना कम ही है कि बारबेरियन वंश के लोगों ने उन सभी पर हमला कर दिया हो और उनके हमलों से बचने के लिए वो सभी बहुत तेज गति से आगे बढ़ चले हो। दूसरे काले आदमी ने कहा, क्या पता उन्हें कुछ जरूरी काम हो, इसलिए वो तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे हो। मुझे लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही शक्की हो रहे हैं। इतना शक्की होने की आवश्यकता मैं यहाँ नहीं देखता। उन सभी में सबसे ताकतवर एक सेकेंड ग्रेड मार्शियल आत्मा योद्धा ही है। फिर भला वो इतनी गुप्त तकनीक आत्मा की महक को कैसे महसूस कर सकते हैं भला। पहले काले आदमी ने कहा, जो उन चारों का लीडर भी था, हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हमें किसी भी अजीब घटना को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं कभी भी किसी छोटी से छोटी घटना तक को नजरअंदाज नहीं करता। यही वजह है कि मैं आज भी जिंदा हूं और तुम लोगों का लीडर भी हूं। उसकी बात सुनकर दूसरा काला आदमी चुप हो गया। कुछ देर बाद हत्यारों के लीडर ने कहा, पहले हमें आगे चलकर ये समझना होगा कि चल क्या रहा है। अगर सच में उन बच्चों को हमारे यहाँ होने और उनका पीछा करने के बारे में पता चल गया होगा तो कई तरह की परेशानियां उठ खड़ी होंगी। दूसरे काले आदमी ने जवाब दिया, ठीक है, हम आगे चलते हैं। ये सुनकर लीडर ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे। लीडर की बात सुनकर वो काला आदमी, जिसका नाम राका वसु था, वह तेजी से आगे की ओर बढ़ चला।
करीब 10 किलोमीटर उड़ने के बाद राका वसु रुक गया और अपने दाएं बाएं देखने लगा। उसने अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया और अपने सूखे होठों को गीला करते हुए बोला, कचरों का समूह इन बच्चों के पीछे जाकर मामले को समझना चाहता है। हद है। मास्टर को बारबेरियन वंश के योद्धाओं का ध्यान खींचने के लिए किसी चारे की जरूरत है ना, तो ठीक है, इन्हें ही उस चारे के रूप में इस्तेमाल करना कैसा रहेगा। ऐसा कहने के बाद राका वसु ने फिर से अपने मुंह को कपड़े से ढक लिया और तेजी से आगे बढ़ चला। कई किलोमीटर आगे जाकर उसने चारों ओर ध्यान से देखा और तहकीकात करने का नाटक किया और फिर तेजी से वापस उड़ चला जहां पर समूह के बाकी लोग खड़े होकर उनकी राह देख रहे थे। राका वसु जैसे ही वापस आया तो उसे देखकर लीडर हत्यारे ने पूछा, राका वसु बताओ क्या परिस्थिति है। काले आदमी राका वसु ने लीडर और समूह के बाकी सदस्यों की ओर देखकर कहा, उन बच्चों ने आत्मा की महक को महसूस कर लिया है। विराज ने इस आधार पर अपनी योजना को अंजाम दिया था कि वसु परिवार के हत्यारों को इस बात का इल्म नहीं हो सकेगा कि वो सभी लोग आत्मा की महक तकनीक के बारे में पता लग चुका है, लेकिन वसु परिवार के हत्यारों को इस बात का पता लग चुका था कि विराज को उनके आने का पता लग चुका है। तो ऐसे में क्या विराज अपनी योजना में सफल हो पाएगा या फिर कोई बड़ी चुनौती उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। राका वसु ने सभी की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है कि उन बच्चों ने आत्मा की महक को पहचान लिया है। मैं कई किलोमीटर आगे तक गया। पूरे रास्ते में मुझे कहीं भी किसी भी तरह की लड़ाई के कोई साक्ष्य नहीं मिले। ऐसे में उन बच्चों को आत्मा की महक के बारे में पता लग चुका है। इसके अलावा मुझे और कोई कारण दिखाई नहीं देता उन बच्चों के अचानक से गायब हो जाने का। लीडर काले आदमी ने राका वसु की बात सुनी तो वो गहरी सोच में पड़ गया। राका वसु ने लीडर से कहा, लीडर, मुझे लगता है कि हमें सीधे बारबेरियन वंश के पवित्र पहाड़ की ओर चलना चाहिए। आत्मा की महक जिस दिशा की ओर से आ रही है उसके अनुसार वो बच्चे बारबेरियन वंश के पवित्र पहाड़ की ओर ही गए हैं। जितनी हमारी क्षमता है हम जरूर उनसे पहले वहां पहुंच जाएंगे। हमें उन बच्चों के पवित्र पहाड़ पर पहुंचने से पहले वहां पहुंचकर घात लगाकर बैठ जाना चाहिए और फिर जैसे ही वो बच्चे वहां आए हम उन पर टूट पड़ेंगे। राका वसु की योजना सुनकर लीडर काले आदमी के दिमाग में कई सारे प्रश्न उभरने लगे। उसने कहा, बारबेरियन वंश का पवित्र पहाड़ बारबेरियन लोगों के लिए एक पवित्र जगह है। हमारे लिए उस जगह में प्रवेश करना पूरी तरह निषेध है। अगर हम उस पवित्र पहाड़ के नजदीक भी गए तो बारबेरियन वंश के लोगों का शिकार होने से बच नहीं सकेंगे। ये सुनकर राका वसु ने तुरंत कहा, लेकिन अगर हम वसु फैमिली का भेष धारण कर वहां न जाए तो। ऐसा कहकर राका वसु ने अपनी भौहें चढ़ा ली। राका वसु की बात सुनकर लीडर काला आदमी कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। उसने धीमी आवाज में कहा, राका वसु, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम किसी दूसरे परिवार को फंसाना चाहते हो? लीडर की बात पर राका वसु ने उत्साहित होकर कहा, क्यों नहीं? आखिर बुराई क्या है इसमें? चंद्रवंशी परिवार, उत्तर सागर का रुद्र परिवार और यहां तक कि नष्ट हो चुका वर्धन परिवार, ये सभी लीमा प्रांत के बारबेरियन वंश से डरते आए हैं। हम सारा आरोप इन परिवारों के ऊपर मंड सकते हैं। राका वसु की बात सुनकर लीडर काले आदमी ने पूछा, तो राका वसु, फिर तुम ही बताओ कि हमें कौन से परिवार का भेष धारण करना चाहिए? राका वसु ने बिना किसी हिचकिचाहट के साथ कहा, वर्धन परिवार का। एक तीसरे काले आदमी ने पूछा, मगर वर्धन परिवार ही क्यों? वर्धन परिवार कई 100 साल पहले ही तबाह हो चुका है। ऐसे में क्या बारबेरियन वंश के लोगों को वर्धन परिवार के बारे में कुछ पता भी होगा? तो क्यों नहीं हम ऐसे परिवार का भेष धारण करें जिसके बारे में बारबेरियन वंश के लोगों को जानकारी हो, जैसे चंद्रवंशी परिवार या रुद्र परिवार।
तभी तो बारबेरियन वंश के लोग भ्रमित हो सकेंगे, ताकि वो पहली ही नजर में धोखा खा जाएं। उस काले आदमी की बात सुनकर राका वसु ने उस काले आदमी को मन में ही कोसा, लेकिन फिर हल्के तिरस्कार के साथ कहा, पागलों वाली बात मत करो। राका वसु के मुंह से ये सुनकर वो तीसरा काला आदमी गुस्से से भर उठा। उसके शरीर से कातिलाना आभा निकलने लगी और उसने अपना हाथ हवा में उठाते हुए राका वसु को धमकी देते हुए कहा, तुम ये मत समझना कि हमारे लीडर का तुम्हें संरक्षण प्राप्त है तो मैं तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। आगे से मुझे पागल कहने की जरूरत की तो ठीक नहीं होगा। राका वसु ने तीसरे काले आदमी को शांत करते हुए कहा, तो फिर कहने से पहले थोड़ा सोच भी लिया करो। चंद्रवंशी परिवार हमेशा से ही अपने आप को सभी पचड़ों से दूर रखता आया है। चंद्रवंशी परिवार की शक्ति से कहीं ना कहीं बारबेरियन वंश के लोग भी भयभीत रहते हैं और आज तक चंद्रवंशी परिवार और बारबेरियन वंश के बीच कभी कोई मतभेद नहीं हुआ। इसके साथ ही चंद्रवंशी परिवार का कोई भी सदस्य कभी लीमू प्रांत में दाखिल नहीं हुआ है। इन परिस्थितियों में यदि हम चंद्रवंशी परिवार का भेष धारण करेंगे तो बारबेरियन लोगों को हम पर शक हो जाएगा। रही बात उत्तर सागर के रुद्र परिवार की, तो रुद्र परिवार और बारबेरियन लोगों के बीच हमेशा से ही 36 का आंकड़ा रहा है। ऐसे में अगर हम रुद्र परिवार का भेष धारण करते हैं तो उन लड़कों पर हमला करने से पहले ही बारबेरियन के हमले का शिकार हो जाएंगे। राका वसु की बात सुनकर तीसरे काले आदमी ने उसकी बात को काटते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हम दक्ष परिवार का भेष धारण कर सकते हैं। तीसरे आदमी की ये बात सुनकर राका वसु को अंदर ही अंदर तेज गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपने आप को शांत करते हुए कहा, तुम चाहते हो कि हम दक्ष परिवार की तरह दिखने का नाटक करें। मुझे तो तुम्हारा ये विचार मूर्खतापूर्ण लगता है। फिर उसने तीसरे काले आदमी को देखकर कहा, अगर हमने दक्ष परिवार का भेष धारण किया तो मुझे डर है कि कलिंजर विद्यालय के योद्धा हमारे पीछे पड़ जाएंगे। इस वजह से दक्ष परिवार का रूप धारण करके हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। कहीं तुम दक्ष परिवार के भेजे कोई गुप्तचर तो नहीं हो जो हमें यहाँ पर गुमराह करके हमें किसी जाल में फंसाना चाह रहे हो। अपनी बात पूरा करते करते राका वसु की आवाज सख्त होती चली गई। राका वसु की बात सुनकर तीसरे काले आदमी एकदम गंभीर हो गया। उसने राका वसु को नफरत भरी नजरों से देखा, मानो किसी कट्टर दुश्मन को देख रहा हो। दक्ष परिवार कलिंजर एम्पायर के सबसे अजीबोगरीब परिवारों में से था। यहाँ तक कि बारबेरियन वंश के लोग भी दक्ष परिवार से बचकर ही चलते थे। दक्ष परिवार ने अपने कलिंजर विद्यालय की एक शाखा लीमू प्रांत में भी खोली थी और उनकी उस शाखा को बारबेरियन वंश के लोग सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। ऐसे में अगर उन्होंने दक्ष परिवार का रूप धारण किया और कहीं गलती से ये बात जगजाहिर हो गई तो दक्ष परिवार और बारबेरियन वंश दोनों का कहर उन पर बरसेगा। यही सब सोचते हुए लीडर काले आदमी ने तीसरे काले आदमी की ओर देखा और कहा, नहीं, तुम्हारी बात में दम नहीं है। हम दक्ष परिवार का भेष नहीं धारण करेंगे। सभी काले आदमी तीसरे काले आदमी को क्रोध से घूरकर देखने लगे। उसी समय एक काला आदमी बड़बड़ाया, अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों पिछले कुछ समय से दक्ष परिवार पर किए गए हमारे सारे हमले असफल होते रहे हैं। शायद दक्ष परिवार तक सूचना पहुंचाने वाला कोई हमारे बीच ही मौजूद है। उस काले आदमी की बात सुनकर तीसरा काला आदमी गुस्से से बोला, बेकार की बात मत करो। अगर मैंने अपनी कोई राय रख दी तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मेरे ऊपर उल्टा सीधा आरोप लगाना शुरू कर दो। तीसरे आदमी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसकी कही गई बात का इतना उल्टा अर्थ बाकी लोग निकालने लगेंगे। उसी समय तीसरे आदमी ने लीडर काले आदमी से कहा, लीडर, क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? लीडर ने जवाब दिया,
मैं भला तुम्हारे ऊपर विश्वास क्यों नहीं करूंगा। लीडर को मालूम था कि तीसरा आदमी कुछ भी हो, फिलहाल उसे उस जगह पर सभी लोगों की जरूरत थी। ऐसे में वो उसी तीसरे आदमी को कुछ भी गलत कहने से बच रहा था। लेकिन तीसरा काला आदमी लीडर की आंखों में अपने लिए शक को पहचान चुका था। वो समझ चुका था कि लीडर के मन में उसे लेकर शक पैदा हो गया था। इसके बाद लीडर ने सभी लोगों की ओर देखकर कहा, चलो सब ठीक है, ये भी हमारा अपना भाई है और तुम सब लोग अपने दिमाग के घोड़े वहां दौड़ाओ जहां दौड़ाने की जरूरत है, ना कि ऐसी उजूल फिजूल की बातों पर। समझ आ गया सबको। चलो चलकर वर्धन, चंद्रवंशी और रुद्र परिवार के दुष्ट लड़कों को मुक्ति देते हैं। लीडर की बात सुनकर सभी काले आदमियों ने सहमति में अपनी मुंडी गोल गोल घुमाई, मानो योगासन का अभ्यास चल रहा हो। हालांकि इस बातचीत में उन सभी के मन में एक भेद पैदा हो चुका था और ये बात सभी के मन में कांटे की तरह चुभ रही थी। जब समूह के लोगों में आपसी विश्वास में कमी आ जाए तो सबसे नाजुक मौकों पर समूह कई बार इसकी बड़ी भारी कीमत चुका बैठता है। राका वसु भी माहौल में आए इस बदलाव को भांप पा रहा था। वो समूह में सबसे पीछे होकर चलने लगा। विराज और बाकी लोगों को नहीं पता था कि राका वसु और काले लोगों के बीच आपस में क्या गुत्थम गुत्थी चल रही थी। विराज और सभी लोग उस आभासी दरवाजे से होकर अग्निदेवी के बनाए महान ट्रायल मैदान पहुंच चुके थे। विराज ने जानबूझकर सभी लोगों को प्राचीन स्वर्गीय भूमि ने भेजकर महान ट्रायल भेजा था। विराज अपने इस ट्रम्प कार्ड को अभी सभी की नजरों से छिपाकर ही रखना चाहता था। इसलिए उसने अपनी तलवार सार को पेंटिंग में डालते समय ही महान ट्रायल मैदान में जाने का आदेश दे दिया था। महान ट्रायल में जाने के बाद सभी लोग वहां चारों ओर उत्सुकता भरी नजरों से देखने लगे। विपुल ने विराज से पूछा, विराज, आखिर ये कौन सी जगह है? उस जगह को देखकर इनाया, जो ज्यादातर समय शांत ही रहती थी, वो भी उत्तेजना और उत्सुकता का ज्वार अपने अंदर महसूस कर रही थी। वहां पहुंचने के बाद विराज ने जो काम सबसे पहले किया वो था पाराशल से संपर्क स्थापित करना। उसने पाराशल को दिमागी संकेत भेजना शुरू कर दिया। उसी समय एक सफेद रोशनी विराज और बाकी लोगों के सामने प्रकट हो गई। उस सफेद रोशनी के बीच से पाराशल ने प्रकट होते हुए उन सभी की ओर देखकर कहा, महान ट्रायल मैदान में आप लोगों का स्वागत है। बताओ ये बंदा तुम लोगों की क्या खिदमत कर सकता है? ऐसा कहते ही पाराशल के 2 हाथ 10 हाथों में बदल गए और उनके सभी हाथों में खाने पीने की कई सारी चीजें प्रकट हो गई। किसी हाथ में जूस था, तो किसी हाथ में शरबत, तो किसी हाथ में खाने की लजीजलजीज चीजें थी। पाराशल के मुंह से महान ट्रायल का मैदान सुनकर सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। विपुल ने चौंकते हुए कहा, महान ट्रायल का मैदान? क्या ये सच में महान ट्रायल का मैदान है? उत्तर सागर का रुद्र परिवार कलिंजर एम्पायर के अंदर की शक्ति नहीं थी। रुद्र परिवार कलिंजर एम्पायर के बाहर से आए थे और यहां आकर उन्होंने उत्तर सागर पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। इस वजह से बाहरी दुनिया के साथ उनके संबंध कलिंजर एम्पायर के अन्य परिवारों की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत थे। यही वजह थी कि रुद्र परिवारों को कलिंजर एम्पायर के बाहर के शक्तिशाली परिवारों के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी। इसी वजह से महान ट्रायल मैदान सुनते ही विपुल के दिमाग में महान ट्रायल मैदान की कई सारी सूचनाओं ने करतब दिखाना शुरू कर दिया था। विपुल के चेहरे की उड़ी रंगत को देखकर विराज को समझ आ रहा था कि विपुल को महान ट्रायल के बारे में काफी कुछ जानकारी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है सीनियर विपुल को महान ट्रायल मैदान के बारे में पर्याप्त जानकारी है। आपने बिल्कुल सही सुना। ये अग्निदेवी वैद्य का बनाया हुआ विश्व प्रसिद्ध अधूरा महान ट्रायल मैदान है। पाराशल जब जीवित थे तो उन्हें एक स्थान पर ये अधूरा महान ट्रायल मिला था।
दुर्भाग्यवश बड़ी संख्या में शत्रु इस महान ट्रायल मैदान को पाने के लिए उनके पीछे लग गए। इस वजह से न चाहते हुए भी पाराशल को अपने आप को एक रचनाकार आत्मा में बदलना पड़ा ताकि महान ट्रायल मैदान को गलत हाथों में जाने से रोका जा सके। महान ट्रायल मैदान को देखकर सभी लोगों की उत्सुकता मानो पंख लगातार आसमान की सैर पर निकल चुकी थी। ऐसे में क्या विराज उन सभी की उत्सुकता को शांत कर पाएगा? क्या विराज वसु परिवार के शिकारी दल के हत्यारों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें सबक सिखा पाएगा? विराज की बात सुनकर विपुल ने अपनी उत्तेजना को शांत करते हुए कहा, तो तुम्हारे कहने का अर्थ हुआ कि ज्येष्ठ पाराशल महान ट्रायल मैदान के एक रचनाकार आत्मा है। विपुल, अयान और यश पहले भी पाराशल से मिल चुके थे। प्राचीन स्वर्गीय भूमि में जब रचनाकार जीवनरस अमृत केतुमाल खुद सामने आए थे, उस समय विराज ने पाराशल की मदद के लिए उन्हें वहां बुलाया था। हालांकि उस समय विपुल और बाकी लोगों को यही लगा था कि पाराशल आत्मा का एक अंश थे जो विराज के शरीर में रहता था। उन्हें इसका ख्याल भी नहीं था कि वो एक रचनाकार आत्मा थे, और वो भी ऐसे वैसे रचनाकार आत्मा नहीं। महान पराक्रमी अग्निदेवी वैधी, एक समय जिसके नाम से संसार कांप उठा था, उस महान पराक्रमी अग्निदेवी के बनाए गए महान ट्रायल मैदान के रचनाकार आत्मा होंगे। यश और अयान भी आंखें फाड़े विराज को ही ताड़े जा रहे थे। अग्निदेवी ने अपने पराक्रम से कितने ही पराक्रमी योद्धाओं को धूल चटा दी थी। अयान ने अचंभित नजरों के साथ कहा, विराज, तुम्हारे हाथ में जो ये अग्निदेवी का महान ट्रायल मैदान है, अगर बाहरी लोगों या दुनिया को इस बात की खबर भी लग गई कि अग्निदेवी वैधी का महान ट्रायल का मैदान तुम्हारे पास है, तो न सिर्फ कलिंजर एम्पायर की अपितु कलिंजर एम्पायर से बाहर की भी कितनी ही शक्तियों के कितने ही योद्धा तुमसे महान ट्रायल मैदान छीनने के लिए निकल पड़ेंगे। तुम्हें सावधान रहना होगा और किसी को भी इसके बारे में मत बताना। विराज ने अयान की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन आप सभी मेरे अपने हैं, इसलिए आप लोगों को बताने में मुझे कोई हर्ज नहीं दिखता। इनाया ने विराज की ओर देखकर कहा, विराज, एक बात बताओ, तुम हमें यहाँ महान ट्रायल मैदान में लेकर आए हो। मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ लाने का तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ उन हत्यारों से छिपना मात्र था। इनाया की बात सुनकर अयान, विपुल और यश भी हैरान नजरों से विराज की ओर देखने लगे कि क्या विराज के दिमाग में कुछ और भी चल रहा था। इनाया की पारखी नजरों को समझकर विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। महान ट्रायल मैदान की खासियत ये है कि ये हमारे मार्शियल स्किल और तकनीक को तेजी से बढ़ाने में हमारी जबरदस्त ढंग से मदद करता है। हम सभी बारबेरियन वंश के पवित्र पहाड़ पर जाकर हमारे पुरखों की महान धरोहर को खोलने वाले हैं। ऐसे में हमें कितने ही हमलों से होकर गुजरना पड़ेगा, तो क्यों न उन हमलों से पहले थोड़ी तैयारियां कर ली जाएं। इसलिए मैं आप सभी को यहाँ लाया हूँ ताकि आप इस महान ट्रायल मैदान का उपयोग करके अपने मार्शियल स्किल और तकनीक को बढ़ा सकें। विराज ने महान ट्रायल मैदान के बारे में तो उन तीनों को बता दिया था, लेकिन प्राचीन स्वर्गीय भूमि के बारे में अभी नहीं बताया था। प्राचीन स्वर्गीय भूमि भले ही विराज के पुरखों काल्पी और अभय वर्धन का बनाया हुआ था, लेकिन प्राचीन स्वर्गीय भूमि पर कभी भी वर्धन परिवार का नियंत्रण नहीं रहा था। पिछले 100 सालों से इस पर रुद्र परिवार का नियंत्रण था। ऐसे में विराज ने छुपके से इस पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। विराज भी ये जानता था कि आज नहीं तो कल विपुल को इस बात का पता लगना ही था। ऐसे में वो नहीं चाहता था कि उत्तर सागर के रुद्र परिवार के साथ उसके संबंध किसी भी तरह से खराब हो। जितना रुद्र परिवार के बारे में उसे समझ आया था वो ये था कि रुद्र परिवार वसु परिवार की तरह लालची और घमंडी नहीं था।
रुद्र परिवार के कलिंजर एम्पायर के अंदर और बाहर भी सभी लोगों के साथ अच्छे संबंध थे। इस वजह से विराज को उम्मीद थी कि रुद्र परिवार के साथ उसके संबंध खराब नहीं होंगे, बस उसे सही समय का इंतजार करना होगा। विराज बस उसी सही समय का इंतजार कर रहा था। अयान, विपुल और यश को नहीं मालूम था कि विराज किसी उधेड़बुन से गुजर रहा था। वो सभी तो विराज की बात सुनकर खुशी से उत्साहित हुए जा रहे थे। महान ट्रायल मैदान के अंदर वो सभी तेजी से अपनी मार्शियल स्किल और तकनीक बढ़ाने वाले थे। सभी लोगों को खुशी से झूमते हुए देखकर विराज के चेहरे पर भी हंसी की मीठी धूप खिल उठी। उसने पाराशल की ओर देखकर कहा, ज्येष्ठ पाराशल, क्या आप सभी लोगों को महान ट्रायल मैदान में भेज सकते हैं? विराज और बाकी लोग इस समय महान ट्रायल मैदान के आराम कक्ष में मौजूद थे। आराम कक्ष से महान ट्रायल मैदान में जाने के लिए विराज या पाराशल की मदद की जरूरत थी। विराज की बात सुनकर यश ने पूछा, विराज, क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो? विराज ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, महान ट्रायल मैदान का जितना लाभ मुझे लेना था मैं ले चुका हूं। फिलहाल महान ट्रायल मैदान में जाने से मुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आप लोगों के साथ नहीं जा रहा हूं। विराज मार्शियल तकनीक, करिश्माई सृजन, तलवार तकनीक, मौत की हुंकार और मूवमेंट तकनीक, स्वर्ग की रफ्तार, इन तीनों में ही मेन एंड नेचर के लेवल को पहले ही छू चुका था। ऐसे में इनमें और अधिक सुधार की गुंजाइश नहीं थी। महान ट्रायल मैदान एक लोग्रैड स्वर्ग रैंक रंचाकार संसार था। प्राचीन स्वर्गीय भूमि से जुड़ने के बाद भी महान ट्रायल मैदान एक लोग्रेड अर्थ रैंक रचनाकार संसार ही था। इस वजह से इसकी क्षमता सीमित थी। विराज की बात सुनकर उन सभी के चेहरे स्तब्ध रह गए। एक महीने पहले तक विराज की क्षमता उन सबसे काफी कम थी और आज सिर्फ एक महीने में ही विराज की क्षमता उन सभी से आगे निकल चुकी थी। एक पल के लिए विपुल और बाकी लोगों के दिलों में जलन का तूफान उठ खड़ा हुआ, लेकिन अगले ही पल दोस्ती की ठंडी बारिश के तले शांत भी हो गया। इससे पहले उनमें से कोई विराज से कोई सवाल पूछ पाता, पाराशल उन सभी को लेकर वहां से जा चुके थे। उन सभी के वहां से जाने के बाद विराज के चेहरे पर एक मुस्कान प्रकट हुई और विराज वहां से गायब हो गया। उसी समय विराज प्राचीन स्वर्गीय भूमि के उसी वीरान मैदान में खड़ा था जहां पर चट्टानी सम्राट छोटे छोटे चट्टानी टुकड़ों में बिखरे हुए नींद के रथ पर सवार थे। विराज ने लंबी गहरी सांस लेकर उन बिखरे हुए चट्टानी टुकड़ों को देखकर कहा, ज्येष्ठ चट्टानी सम्राट, उठो, जागो, मुझे आपसे बात करनी है। उस वीरान भूमि में विराज की आवाज गूंजने लगी और वापस से वहां आकर फैलने लगी। उस आवाज को सुनकर विराज के सामने पड़े चट्टानों के ढेर में हलचल होने लगी। जल्दी ही वो हलचल तेज होने लगी और देखते ही देखते विराज के सामने विशालकाय चट्टानी सम्राट खड़े थे। चट्टानी सम्राट ने विराज से कहा, वर्धन परिवार के बच्चे, क्यों मुझे तंग कर रहा है? कितनी चैन की नींद सो रहा था। मुझे अभी भी बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत है, इसलिए लंबे समय तक मुझे सोना होगा ताकि मैं अपने घावों को भर सकूं। इसलिए अगर मामला गंभीर न हो तो मुझे तंग न करना। विराज ने चट्टानी सम्राट की ओर देखकर कहा, मुझे आपकी बारबेरियन सम्राट योद्धाओं से मुकाबला करने के लिए मदद की दरकार है। कृपया अपने अनुज की मदद करें। विराज के शब्द चट्टानी सम्राट पर हथौड़े की तरह बरसे। उन्होंने चौंकते हुए कहा, बारबेरियन सम्राट, मगर तुमने ऐसा क्या कर दिया कि तुम बारबेरियन वंश के निशाने पर आ गए? तुम्हें उनसे नहीं उलझना चाहिए था। कहीं तुमने बारबेरियन वंश की पैतृक आत्माओं को तो नहीं छेड़ दिया? विराज ने शांत स्वर से कहा, नहीं,
अभी तक तो मैंने उनकी किसी भी आत्मा को नहीं छेड़ा है, लेकिन समय आ चुका है कि शायद मुझे ऐसा करना पड़ जाए। मैं बारबेरियन वंश के पवित्र पहाड़ पर जाने की तैयारियां कर रहा हूं। विराज की बात सुनकर चट्टानी सम्राट का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि विराज को बैठे बैठे मौत के देवता के साथ भांगड़ा क्यों पाना था। बारबेरियन वंश के उस पवित्र पहाड़ पर जाने का मतलब था पैतृक आत्माओं से आमना सामना, यानी खुद मौत से आमना सामना, जिसका सीधा सा मतलब था कि विराज बारबेरियन योद्धाओं द्वारा मारा जाने वाला था। चट्टानी सम्राट ने गुस्से से भड़कते हुए कहा, तुम्हें अपनी औकात से ज्यादा बड़ी चीजों में उंगली करने में क्या किसी खास किस्म का नशा मिलता है? अरे, नशा ही करना है तो दुनिया में कितने ही खास किस्म के नशे करने के पदार्थ मौजूद है, उनसे कर लो। यूं मौत के खेल को खेलकर कौन नशा करता है? तुम अभी सिर्फ सेकेंड ग्रेड मार्शियल आत्मा योद्धा हो और इतनी बड़ी हिमाकत करने की सोच रहे हो। सीधे बारबेरियन वंश के पवित्र पहाड़ पर हमला। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? विराज की बात ने चट्टानी सम्राट को हद से ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। विराज समझ चुका था कि उन्हें किसी भी हाल में शांत करना होगा। विराज जानता था कि चट्टानी सम्राट अपने समय में पराक्रमी योद्धा रहे थे। वो दानव प्रेत प्रजाति से थे। जिस समय वो युवा थे वो भी अपने समय के जीनियस थे। उनकी मार्शियल रफ्तार विराज की तरह ही शानदार थी। अगर भूत प्रजाति के षड्यंत्रों का वो शिकार न हुए होते और इस प्राचीन स्वर्गीय भूमि में ही फंसकर न रह गए होते तो वो अभी तक अपनी नैसर्गिक प्रतिभा के दम पर संत स्तर की तीनों अवस्थाओं को पार करके संत अधिपति योद्धा बन चुके होते। विराज ने चट्टानी सम्राट के क्रोध को शांत करने के लिए कहा, इस अनुज के पास कोई विकल्प नहीं है। ज्येष्ठ, मैं मजबूर हूं। इसके बाद विराज ने वर्धन परिवार के साथ हुए धोखे और वसु परिवार के हमलों से वर्धन परिवार के छितर-बितर होने की सारी कहानी को संक्षेप में बताया। विराज की बात सुनकर चट्टानी सम्राट भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, मेरे भाई अभय वर्धन के परिवार का हश्र इस स्तर तक बुरा हुआ और वो भी उस दुष्ट वसु परिवार के षड्यंत्रों की वजह से। सबका अपना भाग्य है। जीवन की डगर पर हमें क्या मिलता है, शायद वो नियति अपनी कलम से लिखती है, ना कि हमारी कलम से। ऐसा कहते कहते आंसुओं की दो बूंदें उनके आंखों से झलककर जमीन पर आ गिरी। फिर कुछ देर यादों में खोए रहने के बाद चट्टानी सम्राट ने विराज को देखकर एकदम शांत भाव से कहा, खैर, अगर आज मैं जिंदा हूं क्योंकि काल्पी वर्धन और अभय वर्धन ने मेरे लिए ये प्राचीन स्वर्गीय भूमि रचकर मुझे दूसरा जीवन दिया था। मेरे भाइयों की विरासत को पाने के लिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ऐसा कहते कहते चट्टानी सम्राट की आंखें फिर से आंसुओं में डबडबा गई। इसके ठीक बाद चट्टानी सम्राट का विशालकाय शरीर एक हरी पोशाक पहने युवा में बदल गया। विराज ने देखा कि वो युवा सुंदरता में बड़े बड़े सुंदर योद्धाओं को मात दे दे। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज चमचमा रहा था। उस हरी पोशाक पहने युवा ने कहा, वर्धन परिवार के विराज, अब मैं तुम्हें अपना परिचय देता हूं। मैं दानव प्रेत प्रजाति का मोक्ष हूं। अपने सामने उस हरे रंग की पोशाक पहने युवा को देखकर विराज स्तब्ध रह गया था। वो सोचने लगा कि चट्टानी सम्राट में काफी सारे बदलाव हो चुके हैं। विराज को ऐसे हतप्रभ खड़ा देखकर मोक्ष ने कहा, अब इतना भी चौंकने की जरूरत नहीं है। मेरा वो चट्टानी शरीर ही मेरा सच्चा शरीर है। इस समय जो तुम मेरा ये युवा रूप देख रहे हो, ये तो मेरा आभासी रूप है। ऐसे में अगर मेरा चट्टानी रूप मरता है तो मेरा आभासी रूप भी मर जाएगा। लेकिन
अगर मेरा आभासी रूप मरता है तो इससे मेरा चट्टानी रूप कुछ समय के लिए बस थोड़ा कमजोर ही होगा। चट्टानी सम्राट एक युवा में बदल चुके थे, तो क्या विराज और मोक्ष मिलकर बारबेरियन के पवित्र पहाड़ पर चढ़ाई कर सकने में कामयाब हो सकेंगे? क्या विराज की बारबेरियन वंश के उस पवित्र पहाड़ पर इंद्रावसु से मुलाकात होगी? क्या विराज वसु परिवार के शिकारी दल के हत्यारों को सबक सिखा पाएगा?